Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. Chapter name is waste water story. बेटा देखो, वाटर जो है वाटर बहुत प्रेशियस एक हमारे पास लाइफ के लिए एक एलिमेंट है जिसके बिना लाइफ की सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं होगा। चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, किसी की भी लाइफ पानी के बिना पॉसिबल नहीं है। ये जो पानी हमारा वेस्ट हो रहा है, मतलब वेस्ट इन द सेंस वंस यू हैव वॉश योर हैंड्स, या आप नहा लियो, यू हैव टेकन बाथ, या you have washed utensils or clothes, or you have washed your vegetables and fruits, और उसके बाद में इफ़ यू से कि ये पानी हमारा वेस्ट हो गया एंड दिस दैट पानी कैन नॉट बी रीयूज्ड, तो अगर हम ऐसे करेंगे, उस पानी को हम रीयूज़ नहीं करेंगे, देन वाटर जो इतना ज़रूरी एलिमेंट है, यूनिट है लाइफ के लिए, उसके बिना तो हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा तो पानी हमारा ख़त्म हो जाएगा अर्थ से। So that water can be reused, that can be treated, but ये आपका पानी जो है दोबारा रीयूज़ हो सकता है ट्रीट किए करने के बाद में। ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है, तो वो इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। ना सबसे पहले देखो, जो पानी है वाटर है, वाटर अर्थ पे बहुत है, 75% जो है अर्थ कंटेन्स वाटर। बट अगर हम वाटर को अननेसेसरली वेस्ट करेंगे, इससे हमारा पानी जो है वो इस अर्थ से ख़त्म हो जाएगा, एक स्कार्स रिसोर्स बन जाएगा, दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड, वो दोबारा रीयूज़ नहीं हो पाएगा, तो वो स्कार्स हो जाएगा, तो हम पानी को, हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। तो ठीक है, अभी देखो पानी क्या है, वी ऑल नीड वाटर फॉर आवर सर्वाइवल, हम सबको पानी की ज़रूरत है। पर जो पानी है पहले, अब ये जो है पानी, अब जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, ये दिस हैज़ बिकम स्कार्स। पानी क्यों स्कार्स हो गया? क्योंकि पानी जो है कई बार हमारा ऐसे ही वेस्ट होता रहता है। मैनी टाइम्स यू सी कि अगर हम लोग घर में भी काम करें, कई बार हम टैप ऑन है तो ऑन ही रहता है, उसको बंद करना ही भूल जाते हैं। अगर वो, या पाइप्स की लीकेज है, कुछ है, पानी अगर ड्रिप हो रहा है तो वो ड्रिप ही होता रहता है। इसलिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये जो स्कार्स रिसोर्स बन गया है, अब इसको हमने प्रॉपरली इसको यूटिलाइज करना है, ताकि ये पानी हमारा इस अर्थ से ख़त्म ना हो, लाइफ जो है सर्वाइवल वो ख़त्म ना हो। तो इसी चीज़ के लिए यूएनओ, अब यूएनओ किसके लिए स्टैंड होता है? दैट स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ ने डिसाइड किया कि एक वर्ल्ड वाटर डे माना जाए, पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाए, इसलिए 22 मार्च 2005 को उन्होंने वर्ल्ड वाटर डे मार्क किया। बेटा हम अब आपको एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वर्ल्ड वाटर डे कौन सी डेट को होता है, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड वाटर डे ऑर्गेनाइज किया। तो ये सारी चीज़ें आपको आ सकती हैं, यू शुड नो, क्योंकि आजकल ये जो है एमसीक्यूज आने लग गए हैं, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, या आपको ट्रू फॉल्स में, या आपको फिलअप्स में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने 22 मार्च 2005 को उन्होंने वर्ल्ड वाटर डे माना। उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने डिकेड, अब डिकेड क्या होता है? डिकेड इज़ फॉर 10 ईयर्स, period of 10 years is termed as decade. Now the decade 2000 from 2005 to 2015, 10 years हो गए हैं। उस डिकेड को उन्होंने डिक्लेयर किया वाटर फॉर लाइफ, के वाटर जो है लाइफ के लिए है। उसमें उन्होंने लोगों को अब वो ज़्यादा वो करने लोगों में ये जानकारी डालने लगे हैं कि वाटर जो है हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है और ये स्कार्स हो रहा है, इसलिए वी शुड यूज़ इट ऑप्टिमली। ओके, इसलिए अब भी इन्होंने 2015 से आगे 2025 को भी इन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया अगेन एज अ डिकेड फॉर वाटर फॉर लाइफ। ठीक है, इसका अब पर्पस क्या? तुम लोग बोलोगे, सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम इसका क्या पर्पस है, क्यों वर्ल्ड वाटर डे या वर्ल्ड वाटर डिकेड जो है ये क्यों बनाई गई है?
दिस इज़ बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव, इसका पर्पस इसका यही है कि हम जो कुछ यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं वर्ल्ड में जहाँ पे लोगों के लिए पानी अवेलेबल नहीं हो रहा उनको ठीक तरह से, ताकि हर कॉर्नर में, वर्ल्ड के हर एक कॉर्नर में पानी की अवेलेबिलिटी लोगों को, सारे सबको हो, बिकॉज इट इज़ एन एसेंशियल फॉर लाइफ एंड लाइफ इज़ नॉट सस्टेनेबल विदाउट वाटर। इसलिए ये ऑब्जेक्टिव के तहत उन्होंने ये जागरूकता लोगों में ये डालनी शुरू की कि लोग, पीपल शुड बिकम अवेयर कि वाटर इज़ अ स्कार्स रिसोर्स एंड अ नेचुरल रिसोर्स, सो वी शुड यूज़ इट ऑप्टिमली। ठीक है, सो अभी तक हमने वाटर के बारे में डिस्कस किया, अब हम देखते हैं कि सीवेज क्या होता है। अब ये देखो, सीवेज जो है उसके बारे में हम डिटेल, क्या होता है जो हम हमारे घरों से, फैक्ट्री से या ऑफिस से या इंडस्ट्री से जो वाटर वेस्ट निकलता है, वेस्ट वाटर जो होता है वो निकलता है, उसको हम सीवेज कहते हैं। ठीक है, ये सीवेज नॉर्मली, ये जो सीवेज होता है हमारा, ये लिक्विड वेस्ट होता है, जो जिसके बीच में क्या होता है, पानी के बीच में कुछ इम्प्योरिटीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो विच आर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, विच इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, उसमें कंटामिनेंट्स कुछ होते हैं। सो ये जो कंटामिनेंट्स है ये कुछ रिमूव किए जा सकते हैं एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस से। ये हम लेटर ऑन इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पर इससे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि वेस्ट वाटर में होता क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें उसमें कंपोनेंट्स उसके हो सकते हैं। आपको एग्जाम में पेपर भी क्वेश्चन भी आ सकता है, समटाइम्स यही आता है वेस्ट वाटर के ऊपर अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो पहले आप लिखोगे, या सीवेज के ऊपर क्वेश्चन आ गया, सीवेज का मतलब लिखोगे, फिर सीवेज में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो आप लिखोगे। ठीक है, सीवेज में कौन सा कंपोनेंट होता है, ऑर्गेनिक और एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हमारे किचन वेस्ट होते हैं या पेस्टिसाइड्स या एनिमल वेस्ट या यूरिन एक्सेट्रा, ये सारी हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब ये जो किचन वेस्ट में आपका जो पानी, जैसे लाइक यू आर वॉशिंग योर यूटेंसिल्स, बर्तन धोते हो, पानी किचन का वेस्ट, वेजिटेबल्स वॉश कर रहे हो, फ्रूट्स वॉश कर रहे हो, या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोग सबने अपने घरों में प्योरीफायर लगाया होता है, प्योरीफायर का जो वाटर जो है वो निकल जाता है नीचे, ड्रेन होता है ना, एक साइड से आपका ट्रीटेड वाटर आता है, वो आपके उसमें वो दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, बट जो दूसरा वाटर है दैट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, वो उसका वेस्ट वाटर हो जाता है। दैट वाटर कैन बी रीयूज्ड, यू कैन क्लीन योर हाउस विद दैट वाटर, यू कैन वाटर योर प्लांट्स, है ना, you can do these things, you can wash your clothes with that water, that is not safe for fit for drinking, वो पीने के काम नहीं आता, बट बाकी चीज़ों के लिए तो यूज़ हो सकता है ना वो पानी। ऐसे ही अब जैसे आप एग्रीकल्चर में फार्मर्स क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, सेफ रखने के लिए वो लोग पेस्टिसाइड्स डालते हैं अपने क्रॉप्स के ऊपर, तो वो जो आप वेजिटेबल्स खरीद के लाते हो या फ्रूट्स खरीद के लाते हैं मार्केट से, हम उनको प्रॉपरली वॉश करते हैं तो उनके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं वो सारे पेस्टिसाइड्स आपके वाटर के बीच में मिल जाते हैं और वो आपके सीवेज में जाते हैं। सो सीवेज का एक ये भी कंपोनेंट है, उसमें पेस्टिसाइड्स भी आ जाते हैं, किचन वेस्ट भी आ जाता है, यूरिन भी आ जाता है, एनिमल वेस्ट भी आ जाता है। ठीक है, ये तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब बारी आती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके बीच में कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे फॉस्फेट्स हो गया, नाइट्रेट्स हो गया, ये हैवी मेटल्स, ये नॉर्मली आपके इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज से आते हैं। अब ये देखो, ये है लिक्विड फॉर्म में है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, जो फॉस्फेट्स है, नाइट्रेट्स हैं, ये हैवी मेटल्स है, कुछ भी ऐसी चीज़ है दैट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, वो पानी में मिल के पानी को कंटेमिनेट कर देता है और वो पानी आपके लिए फिट नहीं रहता ड्रिंकिंग के लिए। सो दैट वाटर हैज़ टू बी ट्रीटेड। ठीक है, नेक्स्ट कम्स, एक उसमें है हमने ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किया, नेक्स्ट आता है हमारा सेप्रोटॉफिक बैक्टीरिया एंड अदर मेटल्स।
बच्चे अब सेप्रोटॉफिक बैक्टीरिया क्या है ये आपने फर्स्ट चैप्टर में 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने डिस्कस किया हुआ। सेप्रोटॉफिक प्लांट्स क्या होते हैं, सेप्रोटॉफिक प्लांट्स या बैक्टीरिया क्या होता है, वो होता है कि जो आपके डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं। सेप्रोटॉफिक वही होता है ना, डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं। तो ये क्या, जो आपके सीवेज में देखो कुछ ऐसे आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके पानी सीवेज पाइप्स हैं, जैसे कॉकरोचेस हो गया, ये आपके सीवेज पाइप्स में आपको ज़्यादा मिलेंगे। या आपको सीवेज जहाँ से ड्रेन आपका निकलता है वहाँ के पास आपको कितने इंसेक्ट्स वगैरह ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे। तो सब में डाई, कुछ मर भी जाते हैं। वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर कुछ और ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, जिनको हम सेप्रोटॉफिक बैक्टीरिया होता है कहते हैं। सो वो ऑर्गेनिजम्स उस सीवेज के वाटर में मिले हुए हैं, उनके ऊपर वो डेड भी हैं उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो नए ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया सेप्रोटॉफिक बैक्टीरिया भी है। तो इसके कारण दैट वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग और एनी यूज़, वो हम वेस्ट तो नहीं करेंगे। सो दैट हैज़ टू बी ट्रीटेड। अब नाउ व्हाई इट हैज़ टू बी ट्रीटेड, इट हैज़ टू बी ट्रीटेड क्योंकि उस पानी से आपको टाइफाइड हो सकता है, वाटर बोर्न डिजीजेज हो सकते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, ठीक है। सो दीज आर वेरी डेंजरस डिसीजेस। सो इस केस के लिए दैट वाटर हैज़ टू बी ट्रीटेड सो दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, इट इज़ रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन। ठीक, हमारी कौन सी चीज़ आती है जो हमारी सीवेज वाटर में मिलती है, वो न्यूट्रिएंट्स मिलती है। अब आप बोलोगे न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं मैम? अब देखो इसमें कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटाश हो गया। अब आपके आप वेजिटेबल्स वगैरह वॉश कर रहे हो, उसके बीच में जो आपके न्यूट्रिएंट्स है वेजिटेबल्स के निकल रहे हो, वो सारे सीवेज में जा रहे हैं, पानी में डिजॉल्व होके। उनमें नाइट्रोजन भी हो गया, पोटाश भी हो गया, जो आपके या और भी हो गए केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स हो गए जो आपकी जो फार्मर स्प्रे करते हैं वेजिटेबल्स के ऊपर, दैट हैज़ टू बी वॉश्ड बिफोर यूज़। अगर आपने उसको खाना है, वेजिटेबल बनानी है, फ्रूट खाना है, तो उसको हैज़ टू बी प्रॉपरली वॉश्ड। वॉश करोगे तो वो सीवेज वाले पानी में चला जाता है मिक्स होके। सो सीवेज में ये न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। So these all are the things which are available in the sewage water. So that sewage water has to be properly treated, properly cleaned, so that it can be used again. ठीक है। नाउ अब हमने सीवेज हमने डिस्कस किया कि सीवेज क्या होता है। अब हमने करना है उसमें हमने सीवेज के कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स किए थे, सीवेज के बीच में क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किए थे ना हमने डिस्कस, कि वो सारे हमारे होते हैं। हमारा ट्रेड वेस्ट होता है, ये हमने कंपोनेंट्स ऑफ सीवेज में हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ सीवेज, के कितने तरह के सीवेज हमारे होते हैं। फर्स्ट कम्स ग्रे वाटर या सलेज वाटर। ग्रे वाटर को हम सलेज वाटर भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लेता है एमसीक्यू में कि फिलिप्स में ग्रे वाटर का अनदर नेम, तो आपको पता होना चाहिए सलेज वाटर। अब ये बच्चे, ये कौन सा वेस्ट वाटर होता है, ये जो आपका किचन से रिलीज़ होता है ना वाटर, वो वेस्ट वाटर होता है। अब किचन के कौन कौन से हमारे वेस्ट वाटर होते हैं, जैसे अगर हमने यूटेंसिल्स धोए हैं, बर्तन वॉश किए, तो उसके लिए आपके बहुत हार्श केमिकल्स डिटर्जेंट्स तो आप यूज़ नहीं करते हो, माइल्ड डिटर्जेंट होता है। आपके किचन में ज़्यादा ऑयल घी ये होगा, या फूड पार्टिकल्स लगे होंगे, या आपके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो आपने वॉश किए हैं वो होंगे, उनके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, या उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स होंगे, वो सब आपके वाटर में डिज़ोल्व होके वो आपके सीवेज में जाते हैं। तो जो किचन वेस्ट से हमारा होता है वो ज़्यादा हमारा वाटर कंटेंट होता है, वाटर में ही चीज़ें मिली होती हैं, ठीक है। सो अब देखा जाए जो किचन वेस्ट आपका निकलता है वो आपका ब्लैक कलर का नहीं होता है, इट इज़ ग्रे इन कलर। उसमें क्योंकि ये जो मैंने अभी सारी आपको चीज़ें बोली है, जैसे डिटर्जेंट हो गया, ऑयल हो गया, फैट हो गया, घी हो गया, कोई आपका ये हो गया पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गए, फूड पार्टिकल्स हो गए, ये सब चीज़ें आपकी किचन वेस्ट में होती हैं। सो इसलिए उसको ग्रे वाटर या सलेज वाटर बोलते हैं,
ठीक है। सो पहले टाइप का कौन सा आपका सीवेज होता है, दैट इज योर ग्रे वाटर और सलेज वाटर। कम्स ब्लैक वाटर और फाउल वाटर। अब ब्लैक वाटर या फाउल वाटर क्या होता है? ब्लैक वाटर आपका या फाउल वाटर आपका वो होता है जो आपका टॉयलेट वेस्ट होता है। जो भी आपका वाटर रिलीज होगा टॉयलेट से वो सारा आपका ब्लैक वाटर या फाउल वाटर होगा, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक नेचर का होता है। बहुत मतलब इन्फेक्शियस पानी होता है ये। इसके बीच में जो आपका टॉयलेट वेस्ट में आपका ह्यूमन वेस्ट होता है, और इसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया आपका वाटर में आता है, तो और वो इसको डिकम्पोज करता है, इसके ऊपर चढ़ के डिकम्पोज करता है। सो बैक्टीरिया होता है इसलिए, और ये वो आपकी जो वाटर की जो स्मेल है वो बहुत गंदी होती है, डर्टी स्मेल होती है, इसलिए उसको फाउल वाटर बोलते हैं या ब्लैक वाटर बोलते हैं। एंड दिस वाटर इज़ हाईली इन्फेक्शियस, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होती है क्योंकि इसमें आपका डिस्कार्डेड ह्यूमन वेस्ट है, ठीक है ना। सो ट्रेड वेस्ट, तीसरी टाइप का वेस्ट हमारा सीवेज का कौन सा टाइप का होता है, वो है हमारा ट्रेड वेस्ट। ट्रेड वेस्ट एज अ नेम सजेस्ट, जो आपको वाटर आपका इंडस्ट्री से या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, फैक्ट्रीज वगैरह कहीं से आपका रिलीज हो रहा है, उसको हम ट्रेड वेस्ट के बोलते हैं। ये ट्रेड वेस्ट में बहुत सारे एसिड्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ग्रीस होता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं। क्योंकि जो हमारे घरों में देखो आप इतने ज़्यादा एसिड्स नहीं यूज़ करते हो, मेटल्स नहीं आपके वेस्ट होते, इतने ग्रीस फैट्स इतनी ज़्यादा नहीं होते हैं, या आपके केमिकल्स जिनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हो वो आपके नहीं होते हैं, ये आपके कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं। तो ये इन चीज़ों को जो आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह जो हैं वो कई बार आपने देखा होगा कि वो वाटर बॉडी के पास सिचुएटेड होती है, लोकेटेड हुई होती है। तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं, ये जो मेटल्स वगैरह इन सबको वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको वाटर में डिस्चार्ज कर देते हैं। समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि वो अपने आप उसको प्योरीफाई करके डिस्चार्ज करते हैं, और समटाइम्स वो ऐसे डिस्चार्ज करते हैं। सो ये जो इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का वेस्ट वाटर होता है ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक इन नेचर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें विच आर नॉट ह्यूमन फ्रेंडली, विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, ऐसी चीज़ें होती हैं। अब देखा जाए अगर आप इस पानी को हाथ लगा लो, इसमें कई बार एसिड वगैरह भी ऐसे होते हैं कि जो आपको रिएक्ट कर सकता है। सो ये जो आपकी चीज़ें हैं ये आपका थर्ड टाइप ऑफ वेस्ट है। और जो आपका डिस्चार्ज इंडस्ट्रियल वाटर का जो आपका निकलता है उसको बोलते क्या है, जो आप इंडस्ट्रियल बॉडीज़ जो अपने डिस्चार्ज वाटर फॉर्म में जो निकालती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज एफ्लुएंट। ठीक है बेटे, इनको हम एफ्लुएंट बोलते हैं। नाउ कम्स, आगे आता है वाटर फ्रेशन्स अप। वाटर हमारे को फ्रेश अप कर देता है, वो कैसे? तो अब जो हमें आपको मैंने जैसे पहले भी बताया है, वाटर जो है इट इज़ यू नो इट इज़ अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ज़िंदा रहने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आपका पानी है, तो अगर हम उसको जो आपके पास पानी अवेलेबल है अगर आप उसको ऐसे यूज़ एंड थ्रो करते रहोगे, उसको जो आपने यूज़ वन टाइम यूज़ करोगे एंड अगेन उसको रीयूज़ नहीं करोगे, देन वो टाइम दूर नहीं है कि जब आपको स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो जाए। पानी जब आपको जो अर्थ पे इतना ज़्यादा अबंडेंट है जिस कारण उसको ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है, तो वो आपका ख़त्म होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए जो हमारा अभी हमने डिस्कस किए हैं कि वाटर में सीवेज में ये सब चीज़ें होती हैं, यहाँ से डिस्चार्ज मतलब एफ्लुएंट्स आपके जो वाटर में वाटर बॉडी मतलब वाटर डिस्चार्ज यहाँ वेस्ट वाटर यहाँ से आता है। सो अगर हम उस सब को क्लीन अप नहीं करके रीयूज़ नहीं करेंगे, सो वाटर विल बी विल बी देयर विल बी स्कार्सिटी ऑफ वाटर। अभी अबंडेंट है वो स्कार्सिटी हो जाएगी। ठीक है। सो इसलिए क्या होता है, आप अपने घरों के आसपास घरों में देखो, जब कोई घर कंस्ट्रक्ट भी कराते हैं तो सीवेज पाइप्स डलती हैं। वो जो पाइप्स डलती हैं वो पानी वेस्ट वाटर घर का जितना भी वेस्ट वाटर है वो सारा एक जगह पे लेके जाता है। आपका देखो किचन वेस्ट ड्रेनेज सिस्टम अलग होता है, टॉयलेट्स का अलग होता है, हर जगह का अलग आपकी पाइप्स जाती हैं। तो ये जो हमारी पाइप्स
का जो एक जाल बिछा हुआ है हर जगह, सारी जगह पे। तो जब ये बहुत सारी पाइप्स का इकट्ठा हम देखते हैं, नेटवर्क देखते हैं पाइप्स का, उसको हम स्वेयर्स बोलते हैं। ओके, और अगर ये सारे स्वेयर्स को, हम सारी पाइपों को इकट्ठा कर लें, उसको हम सीवरेज बोलते हैं। सो जो वेस्ट वाटर है वो इस सीवरेज के थ्रू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, जहाँ पे पानी को दोबारा से ट्रीट किया जाता है और उसको थोड़ा क्लीन किया जाता है, सो दैट इट कैन बी यूज अगेन। ठीक है बेटा। नाउ कम्स ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। अब यह है जो हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं पॉल्यूटेड वाटर का। पॉल्यूटेड वाटर आप अभी तक पढ़ चुके हो कि कैसे कैसे हमारा होता है, कहाँ कहाँ से आता है। सो ये जो वेस्ट वाटर है, इसको अगर जो आपने अभी सारे हमने देखा जो डिस्चार्ज निकले, आप ऐसे पानी को रीयूज तो नहीं कर सकते हो ना। सो इट हैज़ टू बी प्योरीफाइड फर्स्ट। पहले वो पानी को ट्रीट किया जाएगा, उसके बाद ही आप यूज़ करोगे ना। आप ब्लैक कलर के पानी को अब तो नहीं यूज़ कर सकते जिसमें फाउल स्मेल है, या ग्रे वाटर को जिसमें गंदी सी स्मेल है, जो गंदा है, स्मेल नहीं सॉरी, जो गंदा है उसको आप रीयूज़ तो नहीं कर सकते ना वाटर को। सो यहाँ हमारे यहाँ पे बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं, जो वो ट्रीटमेंट प्लांट्स वाटर को उनके फिज़िकल, बायोलॉजिकल और केमिकल मैटर जो उनके बीच में होता है उससे उसको फ्री करता है। अब फिज़िकल मैटर में कौन सी चीज़ें आती है, जैसे आपकी पॉलीथीन आ गई, पेपर आ गया, कोई टिश्यू पेपर आ गया, नैपकिन आ गया, कुछ भी हो गया, ऐसी चीज़ें जो आपकी फ़िज़िकल फॉर्म की चीज़ें हैं, जो आपकी सीवेज वाटर में साथ में आ गई हैं, उन सबको क्लियर साफ़ करता है, प्योरीफाई करता है, एक साइड कर देता है। आपकी बायोलॉजिकल मैटर है, बायोलॉजिकल मैटर में कोई आपकी जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनको एक अलग करता है, सेपरेट करता है। देन आपकी केमिकल मैटर में आपके कोई एसिड्स हैं या आपके पोटैश है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसी चीज़ें पानी के बीच में जो ज़्यादा कंटेंट है उन सारी चीज़ों को अलग करता है, रिमूव करता है। सो ये सारे ट्रीटमेंट प्लांट्स ये सारी चीज़ें हमारी करते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने इसके बीच में पूरा हमने डिस्कस किया है कि वाटर में बहुत सारी चीज़ें, इम्प्योरिटीज़ ऐसी आ जाती हैं इसमें हमारे डेली रूटीन के कामों में, और उसके कारण वाटर एक ऐसा रिसोर्स है, ऐसा नेचुरल रिसोर्स है विच इज़ अबंडेंटली सप्लाइड बाय गॉड, बट नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि, बट इफ़ इट इज़ यूटिलाइज्ड not in a proper way, then there will be a scarcity of this natural resource. So means हमें ये जो हमारे पास वाटर है इसको केयरफुली अगर हम नहीं यूज़ करेंगे तो स्कार्सिटी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए दिस वाटर इज़ नॉट वन टाइम यूज्ड। if it is spoiled or it contains some impurities in it, then इट शुड बी क्लैरिफाइड। सो वो हमने अभी तक डिस्कस किया है, तो हमने वो अब कैसे क्लैरिफाई करना है, कैसे हमने ट्रीट करना है वाटर को, वो मैं आपको अब बताती हूँ। अब बेटा सबसे पहली बात कि आपको कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि WWTP स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो आपको पता होना चाहिए WWTP मीन्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो चलो हमने इसको डिस्कस किया था कि इसके बीच में जो आपके वाटर होता है, पोल्यूटेड वाटर है, उसके बीच में जो आपके कंपोनेंट्स हमने किए थे डिस्कस, उसमें फिज़िकल मैटर भी होता है, केमिकल मैटर भी होता है, बायोलॉजिकल मैटर भी होता है। इन द सेम वे इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो भी 3 तरह से होगा। ठीक है, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट और एक टर्शियरी ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी। ठीक है, अब हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमारी देखो 3 चीज़ें आती है। एक फिल्ट्रेशन बाय बार स्क्रीन्स आती है, एक ग्रिट एंड सैंड रिमूवल आता है, उसके बाद में हमारे सेडिमेंटेशन इन अ क्लैरिफायर होते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या आता है, जो हमने पहले पढ़ा कि वाटर के बीच में, पोल्यूटेड वाटर के बीच में हमारी फिज़िकल एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं जो हमारे को विजिबल होते हैं, बड़े बड़े, जैसे कई बार पेपर आ गया, रैग्स आ गया,
या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको विजिबल हैं और उसमें बहुत ज़्यादा पानी में होता है। सो वो उसको क्लियर करेंगे हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट की हेल्प से। इसको डिटेल में पहले जैसे है फिल्ट्रेशन बाय बार स्क्रीन्स। अब ये देखो, आप यहाँ पे पिक लगाई हुई है मैंने, तो ये बार स्क्रीन की पिक है। ये देखो, ये रोटेटिंग है, ये गोल 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 चलती रहती है और ये इसके बीच में स्पेस है। तो स्पेस के कारण आपकी जो है, जो जितने भी आपके क्या कहते हैं लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे आपके रुक जाते हैं, एक साइड पे हो जाते हैं। ये देखो, वाटर पास थ्रू रोटेटिंग स्क्रीन, ये जो रोटेट कर रही हैं, और वर्टिकल बार्स इज कॉल्ड बार स्क्रीन। इसको हम बार स्क्रीन कहते हैं। पानी इसमें कंटिन्यूस फ्लो होता है और ये फ्लो ऐसे होता है, उसके साथ क्या होता है, जो आपकी लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे रैग्स हो गया, प्लास्टिक बैग्स होगी, नैपकिन्स हो गए या कोई और ऐसी चीज़ें होगी, उसको वो एक साइड पे कर देता है। ये कंटिन्यूसली, ये जो अब क्योंकि इसका प्रोसेस ये है कि ये साफ़ करता है पानी को और ये और लार्ज ऑब्जेक्ट्स को एक साइड पे करता है, तो जितने इसको भी प्रॉपरली कंटिन्यूसली क्लीन करते हैं, या तो वो मैनुअली करते हैं या ये इसको मशीन्स के साथ करते हैं, ताकि इसकी फंक्शनिंग में कोई दिक्कत ना आए, स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे। ठीक है, तो इसमें जितना भी आपका वेस्ट इकट्ठा होगा लार्ज ऑब्जेक्ट्स का, उस सबको सारे के सारे को इकट्ठा करके वो लैंडफिल में डाल देते हैं। लैंडफिल मीन्स कोई गड्ढे के बीच में उसको डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फिल्ट्रेशन बाय पार स्क्रीन्स। आते हैं नेक्स्ट, इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट में सेकंड स्टेप आता है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल। अब देखो, जो हमारी मोटी मोटी चीज़ें थी, बड़ी बड़ी चीज़ें थी, वो सारी हमारी रिमूव हो गई हैं। अब हमने जो इसमें छोटी चीज़ें भी रह जाती थी, जैसे ग्रिट और सैंड है, अब जो छोटी छोटी चीज़ें या आपके रॉक पार्टिकल्स हैं या आपके सैंड पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पेबल्स हैं, उन सारी चीज़ों को भी निकालना है। अब क्या है, आपको दिखेगा पानी एकदम साफ़ हो गया, बट पानी एकदम साफ़ नहीं होता जब उसमें से लार्ज ऑब्जेक्ट्स निकल जाते हैं, क्योंकि जो हमें दूर से नज़र आता है कि पानी गंदा है, वो आप पार्टिकल्स आपको फ्लोट होते नहीं नज़र आएंगे, बट इवन दो इसके बीच में फिर भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इसलिए इसको दोबारा फिर से सेकेंड स्टेज पे सैंड रिमूवल टैंक में इसको पानी को भेजा जाता है। जब वो सैंड रिमूवल टैंक में भेजा जाता है, वहाँ पे क्या आता है कि जो आपकी देखो जो पेबल्स होंगे या ग्रिट होगी, बजरी वगैरह कुछ भी ऐसे पार्टिकल्स होंगे, ये हैवी होंगे, तो हैवी होने के कारण ये नीचे पानी में नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। आपको पता है ना कि जो लाइट चीज़ होगी वो पानी में फ्लोट करेगी और जो हैवी चीज़ होगी वो नीचे बैठ जाएगी। सो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी सारी नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर से पानी को, ऊपर वाला पानी आपका साफ़ होता है, देखने में साफ़ लगता है, बट एकदम से वो साफ़ नहीं होता, उसको नेक्स्ट स्टेज पे भेजा जाता है, राइट। और फिर इसको प्रॉपरली, इसको जो आपकी जो इसमें सैंड वगैरह रह गई, उन सबको अलग अलग बाद में इम्प्योरिटीज़ को क्लियर किया जाता है। नेक्स्ट कम्स योर सेडिमेंटेशन, थर्ड स्टेप आएगा, इसके बाद में पानी जाता है सेडिमेंटेशन इन क्लैरिफायर। इसमें क्या होता है बेसिकली बेटा, ये एक ना आपके क्लैरिफायर एक टैंक है जिसके बीच में ये नीचे को इंक्लाइंड होता है, स्लोप टाइप होता है, नीचे को इंक्लाइंड होता है डाउनवर्ड्स, इसके बीच में, ताकि जितने भी हमारे फेसेस हैं, जो ह्यूमन फेसेस है, ह्यूमन वेस्ट है, वो सारे नीचे सेटल डाउन हो जाए। अब हमने ये डिस्कस किया था ना, तो जो आपके ह्यूमन फेसेस हैं वो तो सॉलिड पार्टिकल्स आपको विजिबल हैं। सो ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपकी फिजिकल में आएंगी, तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में आ जाती हैं। तो वो सारे ये टैंक से, इस टैंक में क्या किया जाता है, ये पानी यहाँ पे आता है, जितने भी आपके फेसेस ऐसे होंगे वो सारे के सारे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर पानी साफ़ होगा। अब वो जो जो आपके फेसेस नीचे सेटल डाउन हुए हैं, उस वेस्ट को हम लोग कहते हैं स्लज। समटाइम्स आपको क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ स्लज, राइट। उसके बाद में जो हमारी पानी अभी भी एकदम से साफ़ नहीं होता ना, जो आपकी और किचन वेस्ट है, जैसे आपका ऑयल आ गया या ग्रीस होगी, इंडस्ट्रियल वेस्ट में ग्रीस होगी, वो सारी चीज़ें जो है वो फ्लोट करेंगी पानी के ऊपर, क्योंकि वो लाइट इन वेट है, वो लाइट इन वेट है, तो वो ऊपर आएंगी, उनको बोलते हैं स्कम। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो स्कम है, क्वेश्चन में पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि स्कम क्या है और स्लज क्या है।
स्लज जो होगा वो नीचे बैठता है पानी में, ह्यूमन वेस्ट फेसेस होते हैं। और जो आपका स्कम है वो आपका लाइटर इन वेट है, जैसे आपका ग्रीस, ऑयल, जो आपका फ्लोट करेगा वाटर सरफेस पे। ठीक है, ये जो आपका अब जो नीचे पानी में नीचे वेस्ट बैठ गया है, ठीक है, उसको वो स्क्रैपर की हेल्प से रिमूव कर देते हैं। वो स्लज को रिमूव करके वो एक और टैंक में डाल देते हैं, और उसमें वो, क्योंकि वो रिमूव जो आपका ह्यूमन वेस्ट है, जो आपका स्लज है, स्लज के ऊपर बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको नेक्स्ट टैंक में भेज देते हैं। और जो आपका, जैसे आपने जैसे इस स्टेज पे स्लज को रिमूव किया है एक स्क्रैपर की हेल्प से, इन द सेम वे जो स्कम है ऊपर, जो आपका ग्रीस या ऑयल फ्लोट हो रहा है ऊपर, उसको भी स्किमर की हेल्प से रिमूव किया जाता है। मैं इसमें एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मान लो आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग घर में कनक लेते हैं या कनक लेते हैं, वो कनक को जब वॉश करते हैं, वीट को जब वो वॉश करते हैं, तो जो उसमें लाइट पार्टिकल्स होते हैं ना, जो उसकी गंदगी होती है, वो सारी पानी में फ्लोट करती है। तो वो हम उसको रिमूव जैसे करते हैं हम लोग, क्योंकि घर में उसको हैंड से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, या आप उसको एक छोटा सा आपके पास झरना होगा, झरने से रिमूव कर दोगे, बट ये बहुत लार्ज स्केल पे काम होता है, इसलिए ये स्क्रिमर से यूज़ होता है। ठीक है, स्किमर से रिमूव होता है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताई है, इसके साथ रिलेट नहीं करनी है आपने ये एग्जाम्पल। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया कि जैसे उस टाइम आप लाइट पार्टिकल्स निकालते हो, ऐसे ही डर्ट और इसमें जो आपका जो ऑयल है या ग्रीस है, वो जो ऊपर फ्लोट करिए पानी में, उसको वो स्किमर की हेल्प से रिमूव करते हैं, जिसको हम स्कम बोलते हैं। अब ये जब सारी, अब ये देखो हमने तकरीबन पानी में से जितने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है वो भी साफ़ कर दिए, जो उसमें सैंड और ग्रिट है वो भी रिमूव कर दी, स्लज भी रिमूव कर दी, और हमने स्कम भी रिमूव कर दिया। तकरीबन ऑल मतलब मोटी मोटी सारी हमने अपनी तरफ से सारी की सारी इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट में सारी इसमें पानी को एकदम से साफ़ कर दिया। तो फिज़िकल कंटेमिनेशन सारी उसकी रिमूव हो गई है पानी में से, जो सीवरेज का पानी आया था, इसलिए इस पानी को अब हम क्या बोलते हैं, क्लैरिफाइड वाटर। सो क्लैरिफाइड वाटर वो होता है जिसके बीच में कोई भी आप, इसमें यहाँ पे क्लैरिफाइड वाटर वो है जिसमें कोई भी आपके फिजिकल कंटेमिनेंट्स नहीं है, वो सारे रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, सो ये आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में, राइट। नाउ कम्स द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। After primary treatment, all the physical matter in the polluted water is cleared. जितना भी हमारा पानी में जितने भी फिज़िकल पॉल्यूटेंट्स हैं वो सारे हमने निकाल दिए हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में, और हमारे पास क्लैरिफाइड वाटर, क्लियर्ड वाटर आ गया है, मिल गया है। अब हमने उसके आगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में देखना है क्या क्या होगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एक ही प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं एरेशन। एरेशन बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने क्लैरिफाइड वाटर जो हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट से मिला है, उसको हम एरेटर के थ्रू से पास करते हैं और उसके बीच में, ताकि हम उसमें एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर सके। अब आप बोलोगे एरोबिक बैक्टीरिया कौन सा होता है। अभी देखो, आपने 7th क्लास में रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स का चैप्टर आपने डिस्कस किया है, उसमें हमने बात की थी एरोबिक की। एरोबिक बेसिकली वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जो सांस लेते हैं। सो एरोबिक बैक्टीरिया वो होता है जिसके बीच में लाइफ होती है, जो सांस लेता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक। तो ये जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, ये जो आपका स्लज हुआ है, ह्यूमन वेस्ट या फूड पार्ट वेस्ट या सोप्स है या कुछ और जो ऐसी चीज़ें जो क्लैरिफाइड वाटर में अभी भी रह गई हैं, उसके ऊपर ये एरोबिक बैक्टीरियाज एक्ट करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ें रहेंगी ऐसे ही, तो ये हमारे पास, हमारी ये ह्यूमन लाइफ के लिए, दीज आर नॉट ह्यूमन फ्रेंडली। ये आपकी हेल्थ के लिए आप
ये एडवर्स इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं, टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। सो इसलिए एरोबिक बैक्टीरिया इनके ऊपर छोड़ा जाता है ताकि ये इनको डिकम्पोज कर सके और ये अपना एक्शन उसके ऊपर करे। काफ़ी घंटे, काफ़ी आवर्स के बाद में, काफ़ी टाइम के बाद में इन बैक्टीरियाज को देखो तो ये बैक्टीरिया नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और इनको हम बोलते हैं ये जो हमारी स्लज जो आएगी उसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। ये स्लज को आप एक्टिवेटेड स्लज क्यों बोलते हो? क्योंकि इसके बीच में आपके एरोबिक बैक्टीरिया हैं, उन्होंने अपना काम उसके ऊपर किया है, उनको डिकम्पोज किया है। सो दे हैव लाइफ, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके बीच में हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। पहले हमने स्लज का नाम लिया था क्योंकि उसके ऊपर कोई हमारा बैक्टीरिया या कोई एरोबिक ऑर्गेनिज्म नहीं था, बट अब जब एरोबिक ऑर्गेनिज्म आ गया है उसके ऊपर तो हमने उसका नाम एक्टिवेटेड स्लज दिया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में आप देखो, अब जो हमारा जितना भी ये सारे ये बैक्टीरिया जो वाला जो स्लज जो है, एक्टिवेटेड स्लज है, वो सारा बॉटम में रहेगा। 95% तक पानी हमारा क्लियर हो गया, साफ़ हो गया, और उसके ऊपर सिर्फ हमारी केमिकल ट्रीटमेंट रह गई है। क्योंकि देखने में पानी साफ़ है बट इट इज़ नॉट फिट फॉर यूज़, वो यूज़ करने के लिए फ़िट नहीं है। आप ड्रिंकिंग के लिए वो तो आप ड्रिंक तो करते ही नहीं हो उस पानी को। उस पानी को हम अपने काम करने के लिए यूज़ करते हैं, बट इवन दो जब तक उसको केमिकली ट्रीट नहीं किया गया पानी को, तब तक वो फिट नहीं है यूज़ करने के लिए, ठीक है। जो ऊपर वाला 95% पानी है वो साफ़ है, पर इवन दो उसमें कुछ पॉल्यूटेंट्स अभी भी हैं, वो एकदम से क्लियर नहीं है क्योंकि उसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट अभी रहता है। तो वो होने के बाद में पानी आप एकदम क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, ये जो एक्टिवेटेड स्लज जो हमारी नीचे बॉटम में बैठ गई है, इसको निकाला जाता है, इसको सुखाया जाता है। जब ये सूख जाती है तो फिर इसको एज अ मैन्योर फील्ड्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो वो जो स्लज है वो भी हमारी वेस्ट नहीं गई है, एक्टिवेटेड स्लज भी हमारी काम आती है। किस काम आती है? फॉर मैन्योर्स। जब वो एकदम से सूख जाती है फिर वो मैन्योर्स फील्ड्स में डालने के काम आती है, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ओके बच्चे, तो ये था हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। हमारी बात आती है टर्शरी ट्रीटमेंट। अभी भी एक ट्रीटमेंट हमारा रह गया ना, जो हमने पूरा उसको केमिकली भी हमने साफ़ करना है। हमने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल मैटर भी हमने साफ़ कर दिया, हमने फिज़िकल मैटर भी साफ़ कर दिया, पर हमारा केमिकल ट्रीटमेंट अभी हमारा रहता है। सो अब हम वो देखें। तब इस केमिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हमने जो पानी के बीच में जो आपका पानी आया, उस पानी के बीच में क्लोरीनेशन ट्रीटमेंट हमारा रहता है। अभी हम उसमें, क्योंकि आपने सुनना होगा कि पानी को साफ़ करने के लिए क्लोरीनेशन ज़रूरी होती है। तो ये जो क्लोरीनेशन ट्रीटमेंट है, या तो ये ट्रीटमेंट ओजोन के साथ होता है, या एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ होता है, या क्लोरीनेशन के साथ होता है, राइट। आपकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो डायरेक्ट पानी को ट्रीट करने के लिए दीज आर वेरी गुड, बट फॉर ह्यूमन बीइंग्स दीज आर नॉट गुड। लोगों के लिए ये ओजोन लेयर, अल्ट्रा वायलेट रेज अच्छी नहीं होती हैं, इसीलिए हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में एक ओजोन लेयर है। वो ओजोन लेयर हमारे को सन की जो रेज, डायरेक्ट रेज हमारे ह्यूमन बींग्स के ऊपर नहीं आती है, वो ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है जो उसकी अल्ट्रा वायलेट रेज है, ताकि वो हमारे को हार्म ना करे, राइट। तो इस चीज़ को, पानी को एकदम से डिसइंफेक्ट करने के लिए उसमें क्लोरीन टैबलेट्स की या ओजोन की उसको यूज़ किया जाता है, ताकि पानी को एकदम से डिसइंफेक्ट किया जाए। ये जो पानी है ये अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ भी एक्सपोज किया जाता है, ताकि उसमें भी उसको केमिकली ट्रीट करने की कैपेबिलिटी है, ठीक है। अब जो ये पानी है ये साफ़ पानी आ गया, इस पानी को आप किसी भी वाटर बॉडी में छोड़ सकते हो। पर एक बात मैं बता दूँ, इवन
इतना ट्रीटमेंट के बाद में भी दिस वाटर इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। आप इस वाटर के साथ अपने हाउस होल्ड काम कर सकते हो कोई भी, बट वो पीने के काम नहीं आता। पर देखो, जब हम ये पानी वाटर बॉडीज़ में छोड़ते हैं और ऊपर से जब हिमालय से इस पानी में कोई मिनरल्स नहीं है, जब ऊपर से हिमालय से पानी आता है रिवर्स में, वाटर बॉडीज़ में, दे कंटेन, दैट वाटर कंटेन्स मिनरल्स इन इट। उसके बीच में मिनरल्स होते हैं और चलता पानी कभी गंदा नहीं होता। ये जो पानी हमने वाटर बॉडीज़ में छोड़ा है, जब ये उस पानी के साथ मिलेगा, देन दैट वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, आप नहर का पानी, रिवर का पानी आप पी सकते हो, बट आपने ये ध्यान रखना है वो रिवर साफ़ होनी चाहिए। वैसे ना हो कि आप गंगा का पानी पी रहे हो, बिकॉज गंगा रिवर का पानी बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ठीक है, अब हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का पूरा आपको मैंने समझाया है, तीनों आपको ट्रीटमेंट्स बताए हैं, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट, उसको एक मैंने फ्लो चार्ट के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले देखो, जो सीवेज है, सीवेज में प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा, पहला प्रोसेस होगा, उसमें सारी हमारी फिज़िकल प्रोसेसेस है, उसमें सारे आपकी जो फिज़िकल मैटर है वो सारा का सारा अलग निकाल दिया जाता है। देन उसके बाद में उस पानी के पर वो पानी अलग टैंक में जाता है, सेकंड ट्रीटमेंट होता है, दैट इज़ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। उसके बीच में सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, माइक्रोब्स छोड़े जाते हैं उसके ऊपर, और वो जो हमारे माइक्रोब छोड़े जाते हैं स्लज के ऊपर, फिर वो सारा का सारा स्लज को ड्राई करके आगे यूज़ किया जाता है। उसके बाद में थर्ड स्टेप में आता है वो जो आपका पानी एकदम साफ़ होता है, वो एकदम, अब सारी इम्प्योरिटीज़ उसमें से निकल गए हैं, बट इवन दो उसको वो सेफ़ नहीं है यूज़ के लिए। उसके बाद में हमारे को उसमें कुछ केमिकल प्रोसेसेस करना पड़ता है, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो वो जो ट्रीटमेंट के बाद में जो पानी मिलेगा एकदम से क्लियर मिलेगा, दैट इज़ डिसइंफेक्टेड वाटर। उस पानी को फिर कहाँ छोड़ा जाता है, वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये पूरा हमारे सारे मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ जाए कौन से स्टेप्स और कौन से प्रोसेस से इन्वॉल्व हुए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। आफ्टर गेटिंग द ट्रीटेड वाटर, एक बार क्लियर पानी आ गया, ट्रीटेड वाटर आ गया, उसके बाद में हमने उस पानी को कैसे यूज़ करना है वो देखना है। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए देखिए बहुत अच्छा तरीका है। ट्रीटेड वाटर इज़ यूज फॉर इरिगेशन पर्पस और फॉर एक्वाकल्चर। वो इरिगेशन के लिए यूज़ हो सकता है ट्रीटेड वाटर, या वो एक्वाकल्चर के लिए। अब आप बोलोगे कि मैडम एक्वाकल्चर क्या होता है? एक्वाकल्चर इज़ बेसिकली जहाँ पे आप कल्टीवेट करोगे एक्वेटिक प्लांट्स को, एक्वेटिक एनिमल्स को रियर करोगे। जैसे अगर फ़िश को अगर आपने पालना है तो उस फिश को आपने लाइक प्रॉपर एटमॉस्फेयर देना है, तो आप उसको एक इस पानी के साथ ट्रीटेड वाटर को यूज़ करके यू कैन डू दिस थिंग। और उसके अलावा आप कोई भी आप एग्रीकल्चर ग्रो करनी है आपने, तो उसके लिए ये पानी बहुत अच्छा है। एक्वाकल्चर इज़ कल्टिवेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड फिश, शेल फिश और वीड्स। देखो, हमने प्लांट्स ग्रो करने, एक्वेटिक प्लांट्स जैसे लोटस हो गया, ठीक है, या हमने कोई एनिमल को रेयर करना है, जैसे मैंने आपको फ़िश की एग्जांपल दी, तो आपने फ़िश को अगर रेयर करना है तो आपने बिल्कुल उसको जैसा एटमॉस्फेयर में वो रहती है फ़िश, वैसा एटमॉस्फेयर देना है। पानी होगा, उसके बीच में पानी के कुछ आप प्लांट्स भी लगाओगे, लाइक वीड्स भी लगाओगे, जिनके ऊपर फ़िश कैन फीड, वो खाना खा सके, अपना फीड कर सके, ग्रो कर सके। ठीक है, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है एक्वाकल्चर की ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स। मैं आगे आपको स्लाइड में दिखाऊंगी इसके पिक, और उसमें पूरा आपको नज़र आएगा कि कैसे उन्होंने एक्वाकल्चर को यूज़ किया हुआ है। एक्वाकल्चर के कारण ये जो ट्रीटेड वाटर अगर हम यूज़ करते हैं, ट्रीटेड वाटर से बहुत सारा पानी हमारा बच जाता है, जो हमारी आगे लाइफ के लिए इजी हो जाता है। ये ट्रीटेड वाटर देखो
एक्वाटिक एनिमल्स को मिल रहा है जो आप एक्वाकल्चर में रख रहे हो, या आपके एक्वाटिक प्लांट्स को मिल रहा है, या क्रॉप्स की इरिगेशन पर्पस के लिए मिल रहा है। तो उसके बहुत सारे यूजेस हम कर रहे हैं। इट हेल्प्स इन सेविंग लॉट्स ऑफ वाटर। ये देखो आपके सामने एक पिक है, आपको नज़र आ रही, बीच में देखो ये सारा पानी है, लेफ्ट साइड में भी सारा पानी है और प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं। ये पानी के बीच में फिशेस रेयर की हुई हैं। ये देखो साइड्स पे जो ट्रीज़ ग्रो किए हुए हैं, वो सारे ट्रीज़ जो हैं आपके, वो नॉर्मली आपको कोस्टल एरियाज़ में मिलेंगे, वैसे ये आपके ट्रीज़ यहाँ पे लगे हुए हैं क्योंकि पानी सारा ये ट्रीटेड वाटर है। दिस इज़ यूज्ड, ये उसका बहुत अच्छा यूज़ किया गया पानी को, जिससे आपकी क्रॉप्स भी ग्रो हो रही हैं, आसपास लगी हुई हैं, ट्रीज़ भी लगे हुए हैं, आपके एनिमल्स को भी लाइफ मिल रही है। ठीक है, नाउ कम्स कि एक मतलब बहुत अच्छी कैसे हमें हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस को अच्छा करना चाहिए, कैसे हम उनसे अच्छा यूज़ करें। ये देखो जैसे आपको पिक में दिखाया गया है कि कितना ज़्यादा गार्बेज है जो आपने सीधा डस्टबिन में डालना होता है। अगर आप डस्टबिन उसको थोड़ा कम करो तो वो देखो कम हो जाएगा, तो आपका यूज़ भी हो जाएगा, हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस आपकी अच्छी भी हो जाएंगी। इसके लिए देखो क्या हमने व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू लिमिट द वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम आवर हाउस। हम अपने घर का जो कचरा है, गार्बेज है, वो कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? मतलब पहले वो कह रहे हैं कि जो ऑयल एंड फैट्स हैं, नॉर्मली ऑयल एंड फैट्स क्या करते हैं लोग, सीधा किस में डालते हैं, जैसे किचन में आपने अगर ऑयल या फैट है आपके घर में, आपने घी बनाया है, कुछ बनाया है, तो वो सारा का सारा सीधा सिंक में गिरता है। इट इज़ बेटर कि आप उसको बाहर या तो एनिमल्स को डाल दो ताकि वो उसके ऊपर फीड कर लें, लाइक आपका गार्बेज कम हो जाएगा। या आप उसको डस्टबिन में थ्रो करो, आप उसको सिंक में मत थ्रो करो, क्योंकि अगर आप सिंक में थ्रो करते हो तो आपके पूरे चांसेस हैं आपकी जो पाइप है वो ब्लॉक हो सकती है, या जो आपके ड्रेन्स हैं वो ड्रेन्स में अगर आप गिरते हो तो उसके वो नीचे तो बेसिकली उसने जो पानी है, पानी ने तो सारे ने सीप करके सॉइल से सीप करके उसने अंडरग्राउंड वाटर बन जाना, जो आपका फिर लेटर ऑन प्योरीफाई हो जाता है, फिर आपका लेटर ऑन वो यूज़ हो जाता है क्योंकि उसमें सीप हो जाएगा जब। अगर आप ये कचरा भी उसके बीच में गिरते हो, ऑयल एंड फैट्स भी आप अपने सिंक में गिरते हो, वो जो ड्रेनेज में जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, जब वो पानी आपका नीचे सीप होके नीचे जाएगा, ग्राउंड वाटर बन जाएगा नीचे, तो वो आपके जो ऑयल एंड फैट्स हैं वो भी तो सॉइल से जाने की कोशिश करेंगे। वो क्या करेंगे, वो सॉइल के जितने आपके पोर्स हैं, जितनी जगह खाली है, उस सबको क्लॉग कर देगा, उस सबको बंद कर देगा। सॉइल के पोर्स सारे बंद हो जाएंगे, जिसके कारण पानी नीचे ड्रेन नहीं होगा। ठीक है, तो इसके कारण हमारे को वो जो पानी हमारे को दोबारा मिलता है वो हमारे को मिलने में दिक्कत आएगी, और ये जो पानी सारा का सारा गंदा वाला पानी आपका ऊपर ही रहेगा। सो इट्स बेटर you throw it in the dustbin, or you give it to the animals to feed on them। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जो हमारा सॉलिड वेस्ट है, जैसे हमारे टी लीव्स हैं, या फूड रिमेन्स हैं, या हमारे टिश्यू पेपर नैपकिन्स वगैरह हैं, उन सबको हमारे को ड्रेन में थ्रो नहीं करना चाहिए। अगर आपके नॉर्मली जब हम चाय छानते हैं, पोर करते हैं, चाय बनाते हैं, पोर करके हम कप में डालते हैं, तो नॉर्मली इट्स वेरी गुड कि अगर आप उसको, वो जो आपकी टी लीव्स बच जाती हैं, उसको आप डस्टबिन में थ्रो करो। अगर आप उसको बीच में सिंक में गिरते हो तो उससे आपकी जो है वो ये जो पाइप है, सैनिटरी पाइप है, उसमें पूरी ब्लॉकेज होने के चांसेस हैं। इन द सेम वे अगर खाना किसी का बच गया तो उसको सिंक में मत गिरो, उसको बाहर उठा लो। टिश्यू पेपर है, नैपकिन्स वगैरह कुछ भी है, उसको बीच में मत गिरो, या कोई भी आपका फूड पार्टिकल कुछ भी बच गया है। सो अगर आप उसको बीच में गिरते हो तो उसके साथ में एक तो आपकी पाइप्स में ब्लॉकेज हो जाएगी, दूसरा आपको जो माइक्रोब्स हमने, आपको रिकॉल करो जब अपने पानी को पूरा ट्रीट किया, तो हमने सेकेंड प्रोसेस में उसमें किया कि केमिकल प्रोसेस जब किया, केमिकल ट्रीटमेंट जब किया, तो पानी के बीच में और कुछ माइक्रोब्स होते हैं, वो माइक्रोब्स जो बायोलॉजिकल मैटर के ऊपर
एक्ट करते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं। वो चीज़ें आप विद द हेल्प ऑफ मशीन्स या मैनुअली यू कैन नॉट डू। उसके लिए वो आपको माइक्रोब्स ही वो काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो अगर आपके माइक्रोब्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी प्रॉपर, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे? उनका सरवाइव होना मुश्किल हो जाएगा। तो जब उनका सरवाइव होना मुश्किल हो जाएगा तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर यू टू गेट द क्लैरिफाइड वाटर। आप पानी को साफ़ कैसे करोगे? ठीक है। नेक्स्ट है, और क्या है कि जो आपके घरों में से केमिकल्स हैं, जैसे पेंट्स है, मेडिसिन है या मोटर ऑयल वगैरह है, वो सारे क्या करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आप इसको अपने ड्रेनेज में गिरते हो तो उस केस में क्या होता है, सीवेज में अगर ये जाते हैं तो ये जो माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स के लिए तो ये टॉक्सिन इन नेचर हैं चीज़ें, तो इसके कारण माइक्रोब्स जो पानी के बीच में होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। और अगर वो मर जाएंगे तो वही जो अभी मैंने आपको पहले बात बताई है कि वो केमिकल ट्रीटमेंट जो हमने एरेशन के थ्रू करते हैं, माइक्रोब्स एक्ट करते हैं बायोलॉजिकल मैटर के ऊपर, वो कैसे करेंगे जब वो ज़िंदा ही नहीं रहेंगे? तो हमारा पूरा पानी क्लैरिफाई नहीं होने में दिक्कत आएगी, वो नहीं हो पाएगा। सो इट इज़ बेटर टू थ्रो इट इन द डस्टबिन्स एंड नॉट इन द ड्रेन्स। ठीक है। नाउ कम्स, ये सारी चीज़ों के अलावा भी आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि आप और भी कोई आपको चीज़ ऐसी लगती है कि जो आपके, अगर आप ड्रेन्स में गिरते हो, अगर आप सीवेज में गिरते हो तो उसके सीवेज में जाएगा तो वो कोई दिक्कत करेगा, ब्लॉकेज हो जाएगी सीवेज में, या उससे कोई आपके माइक्रोब्स किल हो जाएंगे, तो उस केस में उन चीज़ों को आप अवॉइड करो। So, in addition to all these practices, one should also know the ill effects of throwing the pollutants in the drain. ठीक है ना। और हमें पता भी ना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमने ड्रेन में क्यों नहीं फेंकनी है, क्योंकि इनके बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर ही आएंगे। नाउ कम्स सैनिटेशन एंड डिजीज़ेस। अब देखो, आपका ट्रीटेड वाटर जो है वो हमने ट्रीटेड वाटर यूजेस भी देख लिया। अब हमने देखना है कि सैनिटेशन और डिजीज़ेस क्या है। ठीक है, कि साफ़ सफाई क्यों रखनी जाते हैं, क्यों रखनी चाहिए, अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, राइट। और इसके साथ सैनिटेशन के साथ डिजीज़ेस का क्या रिलेशन है, वो सब हम कुछ डिस्कस करते हैं। अब देखो, जो सैनिटेशन, पहली बात तो सैनिटेशन होता क्या है? सैनिटेशन बेसिकली होती है कि आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखो, घर के आसपास की सराउंडिंग्स को साफ़ सुथरा रखो, उसको सैनिटेशन कहते हैं। मेंटेनिंग ओवरऑल क्लीनलीनेस इन होम एंड इन अवर सराउंडिंग्स इज रेफर टू एज सैनिटेशन। मीन सिर्फ आपने अपना घर ही नहीं साफ़ सुथरा रखना, बट अपना घर के आसपास की जगह को भी साफ़ सुथरा रखना है, उसको हम सैनिटेशन कहते हैं। ये सैनिटेशन जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज़ फॉर द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। अब देखो, अगर आपका घर साफ़ सुथरा है, आपका नेबरहुड आस पड़ोस सारा साफ़ सुथरा है, तो ऑब्वियसली आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ आता है और आपकी जो है लाइफ ज़्यादा अच्छी आप स्पेंड करते हो, बिकॉज आपका जो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहने का, जब आपका इन्वायरमेंट इन विच यू लिव इट इज़ गुड, देन इट मीन्स इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग ओवर देयर। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर आपका बाहर का वातावरण अच्छा है, तो ऑब्वियसली आपका वहाँ पे रहने को मन करेगा। गंदगी में तो किसी का भी रहने को मन नहीं करता। सो अगर आप जो हमें साफ़ सफाई क्यों रखनी चाहिए, सो इस साफ़ सफाई रखने के हमारे को एडवर्स इफ़ेक्ट्स अगर हमारे को पता होंगे कि अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो क्या क्या होगा, अगर हम को सारी वो चीज़ें पता होंगी तो हम साफ़ सफाई रखना चाहेंगे। ये जो है, अगर हम सैनिटेशन हमारा अच्छा नहीं होगा, साफ़ सफाई हेल्थ क्लीननेस अच्छी नहीं होगी हमारे घर में और सराउंडिंग्स में, जिसको हम सैनिटेशन कहते हैं, अगर वो अच्छी नहीं होगी, सैनिटेशन के कारण क्या होगा, आपका जो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया, जो आपके ड्रेन से नीचे ग्राउंड वाटर तक पानी जाता है हमारा, और जब आपका वो पानी, सीवेज का पानी ग्राउंड वाटर में जाएगा, अगर आपकी ब्लॉकेज होगी या कुछ होगी तो वो पानी नीचे नहीं जा पाएगा, जिसके कारण आपका ग्राउंड लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। ऑल्सो अगर आपका
ये पानी गंदा पानी ही नीचे जा रहा है, तो आपका जो आपको पानी मिलेगा सरफेस पे और जो आपको ग्राउंड वाटर मिलेगा वो दोनों आपको गंदे मिलेंगे। गंदे पानी के साथ बहुत सारी डिजीजेस आगे आएंगी। तो पीपल शुड नो अबाउट ऑल दिस कि अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखोगे तो आप गंदगी में रहोगे, तो उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं। इसीलिए अगर आप देखो, हमारे एंसेस्टर्स भी साफ़ सफाई पसंद करते थे कि हमारे घरों के आसपास पूरी साफ़ सफाई होनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारी डिजीज़ेज हैं जो अगर पुअर सैनिटेशन के कारण हो जाती हैं। अगर आपकी सैनिटेशन अच्छी नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, तो उसके कारण बहुत सारी डिजीज़ेज हो सकती हैं। यहाँ पे मैंने नाम दिए हुए हैं आपको, जैसे कॉलरा है, टाइफाइड है, एस्करासिस है, पोलियो है, मैग्नेटिस है, हेपेटाइटिस है, डायसेंट्री है। ये सारी चीज़ें जो आपकी पुअर सैनिटेशन के कारण होती है। अब ये देखो, जो कॉलरा टाइफाइड है, ये आपकी वाटर के बॉर्न डिजीजेज है। अगर गंदा पानी होगा तो उसके कारण कॉलरा या टाइफाइड आपकी बीमारी हो जाएगी। एस्करासिस जो है वो आपकी जो है पूरा सैनिटेशन, अगर आप गंदगी के कारण आपकी होगी। पोलियो है, अभी वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये पूरा इसके ऊपर काम कर रही है कि पोलियो को पूरा वर्ल्ड से इरेडिकेट किया जाए। बहुत स्टेप्स उठाए भी गए हैं। आप देखो, अगर आप ने देखो, इंडिया के बीच में 5 ईयर से छोटा बच्चा जो भी है उसको पोलियो ड्रॉप्स घर आके पिलाए जाते हैं, एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। वो बेसिकली क्यों दिए जा रहे हैं? वो इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आपकी ये बीमारी जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। तो अभी काफ़ी इसके ऊपर काम किया है। अभी वैसे बहुत सारे, अभी कोई एज सच इतने ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, तो बहुत कम हो गए हैं। सो इन फ्यू ईयर्स ये टोटली इरेडिकेट होने के चांसेस भी हैं। देन कम्स मेनिंगिटिस। ये बेसिकली आपका ब्रेन फीवर है जिसके कारण आपको जो आपका गंदगी के कारण होता है। देन कम हेपेटाइटिस आपको पता है, हेपेटाइटिस तो होती पुअर सैनिटेशन के कारण है। एंड देन कम्स डायसेंट्री आपकी, अगर आपको फंगा है आपके बॉडी के अंदर आपका आ गया है तो उसके कारण आपको डायसेंट्री होती है। सो ये सारी बीमारियाँ देखा जाए, गंदा पानी या आपका ये फंगाई अगर आ गया अंदर, तो ये सारी चीज़ें किस कारण हो रही है? ये पुअर सैनिटेशन के कारण होती है। तो ये चीज़ें सारी, ये बीमारियों से बचने के लिए हमें आसपास में साफ़ सफाई और अपने घर में साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ठीक है बच्चे। नाउ कम्स, अब है कि अगर आपने, वैसे हमने पूरा ट्रीटमेंट किया है कि जो सीवरेज है, जो प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए। इन केस अगर आपका सीवरेज डिस्पोजल प्रॉपर नहीं होता है तो उसके और अल्टरनेटिव्स भी होने चाहिए। वो अल्टरनेटिव्स क्या हैं, हमने वो एक्सप्लोर करने हैं। तो अब देखो, सैनिटेशन जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, सो इन ऐसी कंट्रीज़ में, डेवलपिंग नेशंस में, ये सैनिटेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। अभी क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि एक तो लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है इतना कि सैनिटेशन होनी, अच्छी सैनिटेशन होनी चाहिए। अगर सैनिटेशन नहीं होगी तो क्या होगा? कई लोगों को, जैसे लोगों को अवेयर भी है कि साफ़ सफाई रखनी चाहिए, उनके पास पैसा नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पे इंडिया में जो अमीर हैं वो बहुत सारे अमीर हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, और जो गरीब हैं बहुत ज़्यादा गरीब हैं। यहाँ पे गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसके कारण क्या है कि जो पुअर लोग हैं उन लोगों के लिए, तो कई लोगों के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बाय नेसेसरी इक्विपमेंट फॉर सैनिटेशन। साफ़ सफाई रखने के लिए जो हमारे को मेन चीज़ें चाहिए, उनके पास वही, उसके लिए पैसा नहीं है। एक देन कम्स इलिटरेसी, अनपढ़ता। हमारे नेशन में, इंडिया में लोग इलिटरेट बहुत ज़्यादा है। तो इलिटरेसी के कारण जब वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको नॉलेज, उसके बारे में पता ही नहीं चलता है कि नहीं, हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए। अगर हमें साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो हमें कितनी बीमारियां लग सकती हैं उसके कारण, जैसे हमने अभी पढ़ा है, और कितना हम सफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स कि लार्ज पॉपुलेशन। इंडिया की देखो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लार्ज पॉपुलेशन के कारण इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि प्रॉपर सीवेज सिस्टम हो। तो समटाइम्स घर में फैमिली मेम्बर्स ही बहुत ज़्यादा होते हैं और प्रॉपर सीवेज सिस्टम आपका नहीं हो है, वहाँ पे पाइप्स डली हुई है, कुछ नहीं हुआ है, उसके कारण दिक्कत आती है।
तो वो प्रॉपरली आपका डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाता और उसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं होता। देन कम्स लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस। सोशली लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में कि सैनिटाइजेशन अच्छी होती है और ये हमें करनी चाहिए, और या हमारे को जो सीवेज है प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। ठीक है, सो ये बहुत सारी चीज़ें जिसके कारण हमारे को ये डेवलपिंग नेशंस में, इंडिया जैसे नेशंस में ऐसी दिक्कतें आती हैं। अब आगे देखो, इन सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हमें मतलब चाहिए कि हम एक लो कॉस्ट के ऑन साइट सीवेज डिस्पोजेबल सिस्टम यूज़ करें, क्योंकि जहाँ पे कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे सीवेज की पाइप्स नहीं डली हुई, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा लगती है। उस केस में वहाँ ऐसा होना चाहिए कि लो कॉस्ट आजकल आ गई है, लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल के साथ ही साथ डिस्पोज होता रहता है, सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। तो इन मतलब जहाँ पे हमारा प्रॉपर सीवेज सिस्टम, जहाँ पे हमारी पाइप्स नहीं डली हैं, प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं हुआ है, वहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स को वी कैन ऑलवेज यूज़। सो देर आर मेनी ऑल्टरनेटिव्स दैट कैन बी यूज्ड। वो हम जो अल्टरनेटिव्स हैं ये सारे लो कॉस्ट है, मतलब इकोनॉमिकल है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है और ये इको फ्रेंडली भी है। आगे हम सारे वो जो इतने ऑल्टरनेटिव्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सो अभी तक हमने बेटा ये डिस्कस किया है कि देखो कितने सारे हमारे जो जहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं डला हुआ, पाइप्स नहीं डली हुई, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे नहीं हो सकता, तो उन एरियाज़ में हमारे कुछ ऑल्टरनेटिव्स तो ज़रूर होने चाहिए सीवरेज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। बिकॉज अगर सीवेज डिस्पोज ऑफ नहीं होगा तो स्मेल विल अकर, मैनी डिजीज़ विल कॉज, काफ़ी सारी लोगों को बीमारियां हो जाएंगी। एक सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होगी, साफ़ सफाई प्रॉपर नहीं होगी, गंदगी रहेगी। सो उसके लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हमारे हैं। तो आज हमने वो अभी वो डिस्कस करेंगे हम कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हमारे पास है। ऑल्टरनेटिव्स हैं जैसे सेप्टिक टैंक्स है, केमिकल टॉयलेट्स है, वैक्यूम टॉयलेट्स है, कंपोस्टिंग है, वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स है। ठीक है, तो अब चलो हम इनको वन बाय वन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेप्टिक टैंक्स। अब सेप्टिक टैंक्स जो है ये आपके वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में हो गया, या कोई आइसोलेटेड बिल्डिंग, अलग सी कोई बिल्डिंग होगी, या कोई अलग जैसे कॉलोनी काटी है हाउसेस की, जहाँ पे आपके प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं है, वहाँ पे ये क्लस्टर ऑफ हाउसेस को हम कॉलोनी कहते हैं। कॉलोनी जहाँ पे हमारी कोई प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं है, वहाँ पे सेप्टिक टैंक्स हमारे यूज़ होते हैं। तो ये वन रीज़न कैन बी कि वहाँ पे सीवेज सिस्टम हमारा प्रॉपर क्यों नहीं है, कि गवर्नमेंट जो है वहाँ पे वैसे हमारे को प्रॉपर सिस्टम देती है, बट देयर आर मेनी केसेस के जहाँ पे गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट, है ना, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट फेल्स। तो उन केसेस में क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं दे सकती है आपको प्रॉपर सीवेज का कनेक्शन, तो नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट आपको सेप्टिक टैंक्स प्रोवाइड करती है। बिकॉज जो भी आपका सीवेज है वो आपका डिस्पोज ऑफ तो होना चाहिए ना, उसको प्रॉपरली अगर डिस्पोज ऑफ नहीं होगा तो स्मेल, आपकी डिजीज़ बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जैसे ये आपका सेप्टिक टैंक जो है, ये आपका टैंक है, इसके बीच में ये होता है एक सीवेज सिस्टम की तरह ही, इसमें एक मिनी सीवेज डिस्पोजल सिस्टम है। ये छोटे स्केल पे है, जो हमने पहले पढ़ा है सब कुछ होता है वो सब कुछ इसमें, पर वो लार्ज स्केल में था, ये हमारा स्मॉल स्केल पे होता है जहाँ पे हमारे सीवेज सिस्टम नहीं है। ये मैं आपको पहले बता दूं, ये जो सेप्टिक टैंक्स हैं यहाँ, इसमें आपका वाटर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूजेज होती है वाटर की इसमें। इन टैंक्स में क्या होता है कि जो आपका ह्यूमन वेस्ट, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा जो भी आपका होता है, वो सारा का सारा इकट्ठा होता है, एक टैंक में जाता है, और वो उस टैंक में वहाँ पे डिकम्पोजिशन होती है बैक्टीरियल एक्टिविटी के साथ। आपको पता है कि जब जो हमारा जो वेस्ट है, वो ह्यूमन वेस्ट है, वो सारा डिकम्पोज करने के लिए आपके बैक्टीरियाज वर्क करते हैं। तो इसके बीच में क्या होता है कि जो तो आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा है
वो सारा का सारा डिकम्पोज कौन करता है? आपका आपके माइक्रोब्स जो आपके हैं, वो सारे आपके बैक्टीरिया वगैरह, वो सारे आपके इनको डिकम्पोज करते हैं। और जो आपका वाटर होता है, वाटर सारा का सारा जिसमें से जो निकलता है, वो सारा का सारा आपका सीप हो जाता है पानी ज़मीन में। ग्राउंड में जब वो सीप होता है तो क्या होता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ उसकी है वो सारी उसके ऊपर रह जाती है, सॉइल में रह जाती है, और सारी आपका वाटर जो है वो आपका ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, नीचे चला जाता है क्लीन होके। सो इस इन सेप्टिक टैंक्स में एक चीज़ ध्यान रखने वाली, तो जो हमने पहले आपने डिस्कस किया था मैंने आपके साथ, जब आपका सीवेज वाटर को हमने ट्रीट करना था, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, उसमें जितने लार्ज पार्टिकल्स थे, जितने आपके पेपर से, नैपकिन से, वो सारी चीज़ें हमने अलग की थी। तो इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि वो सारी चीज़ें आपने इसके बीच में नहीं डालनी, वो सारी की सारी आपकी अलग अलग गेरनी, वो पहले ही सेपरेट करनी है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी डिकम्पोज नहीं होंगी। अगर वो चीज़ें आप बीच में गिरोगे या ऑयल एंड फैट्स आप उसके बीच में गिरोगे, तो उसके कारण क्या होगा, जो आपकी सॉइल के पोर्स है वो सारे क्लॉग हो जाएंगे। अगर आपके सॉइल के पोर्स क्लॉग हो गए तो पानी वहीं खड़ा हो जाएगा, नीचे ग्राउंड में नहीं नीचे ग्राउंड लेवल तक वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। सो उसके कारण बहुत सारी हमारी बीमारियाँ पैदा हो सकती है। सो इस कारण सेप्टिक टैंक्स में ये चीज़ होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। होता वही है, पानी वैसे ही आपका सीवेज आपका डिस्पोज ऑफ होगा, ठीक है। केमिकल टॉयलेट्स, केमिकल टॉयलेट्स जो है पहले पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते थे। इन टॉयलेट्स में क्या होता था कि जो क्योंकि ह्यूमन वेस्ट है उसको क्लीन करने के लिए, वहाँ पे डिसइंफेक्ट करने के लिए केमिकल्स का यूज़ होता था उनके, ताकि वहाँ से सारी इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए और वहाँ से स्मेल भी ना आए, इसलिए आपके केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, ठीक है। अब जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, एरोप्लेन्स में या आपकी रेलवेज़ में इस टाइप के टॉयलेट्स ज़्यादा यूज़ होते थे, बिकॉज़ ये टॉयलेट्स को केमिकल्स यूज़ करके डिसइंफेक्ट कर दिया जाता था, क्योंकि आपके देखा है रेलवेज़ में, एरोप्लेन्स में कितने पैसेंजर्स आपके डेली आपके ट्रेवल करते हैं, तो उन लोगों को, इतने सारे लोगों का जब ह्यूमन वेस्ट इकट्ठा होगा, अगर केमिकल्स नहीं यूज़ होंगे तो वो आपसे इन्फेक्शन नहीं जाएगी, बीमारियां पैदा होंगी। सो इस कारण उन टॉयलेट्स में ज़्यादा के ज़्यादा हमारे केमिकल्स यूज़ होते थे, ठीक है। नाउ कम्स वैक्यूम टॉयलेट्स। वैक्यूम टॉयलेट्स अभी हमने बात की थी, पहले टाइम में जो हमारे यूज़ होते थे वो हमारे टॉयलेट्स दूसरे थे, और अब जो हमारे टॉयलेट्स यूज़ हो रहे हैं वो हमारे वैक्यूम टॉयलेट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, या आपके एरोप्लेन्स वगैरह में ज़्यादा ये यूज़ होते हैं। अब देखो, ये जो वैक्यूम टॉयलेट्स हैं इसमें पानी की यूजेज बहुत ज़्यादा कम है, पानी बहुत कम यूज़ होता है। इनमें क्या होता है, ये टॉयलेट्स में एक सक्षम मैकेनिज़्म पे ये वर्क करते हैं, जिससे आपका ह्यूमन वेस्ट जो है वो सारा का सारा रिमूव हो जाता है। तो ये सिस्टम जो वैक्यूम टॉयलेट्स आपके किसके कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, ये आपके जो आपका एयर प्रेशर इनसाइड द कैबिन एंड आउटसाइड द एरोप्लेन, अंदर और बाहर का जो आपका एयर प्रेशर का डिफरेंस है, उस डिफरेंस के कारण ये उसके ऊपर एक आपका सिस्टम वर्क करता है, सक्शन मैकेनिज़्म वर्क करता है, जिससे आपकी वैक्यूम टॉयलेट्स वर्क करते हैं। क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स ने यूज़ करना है, अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो आपकी एरोप्लेन्स में जर्नी बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपकी स्मेल, सफोकेशन एंड डिजीज़ विल अकर। सो इसके कारण वो यहाँ पे वैक्यूम टॉयलेट्स यूज़ होते हैं, क्योंकि लंबी लंबी जर्नी है तो आपको इतने पैसेंजर्स हैं तो वैक्यूम टॉयलेट्स आर यूज़। पानी की भी जिसमें ज़्यादा कम ज़रूरत नहीं पड़ रही है, पानी भी कम यूज़ हो रहा है, और ये सारे के सारे जो आपके वैक्यूम टॉयलेट्स हैं, जितने भी ज़्यादा इसमें जो भी इसका टैंक में सारा ह्यूमन एक्सक्रीटा इकट्ठा होता है, वो सारा का सारा एयरपोर्ट्स पे जाके फिर उसको सीवेज उसका प्रॉपरली डिस्पोज होता है, ठीक है। कम्स कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। कंपोस्टिंग टॉयलेट्स जो है ये आपका क्या करता है, बेसिकली जो आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन वेस्ट जो भी है, उसको वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना देता है।
ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाता है। इसके ऊपर आपके जो माइक्रोब्स आपने पहले भी पढ़े हुए, इसके ऊपर काम ह्यूमन वेस्ट के ऊपर वर्क करते हैं और वो अपने बैक्टीरिया जैसे माइक्रोब्स जैसे आपके बैक्टीरिया फंगाई उसके ऊपर वर्क करते हैं और उसको कंपोस्ट करते हैं। वो जब उसके ऊपर एक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन के साथ वो वेस्ट मटेरियल ऑक्सीडाइज होता है और वो जब अब आपने ह्यूमन बॉडी में भी आपने पढ़ा हुआ है, जब हम खाना खाते हैं तो जो हम खाना खाते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाके उनके ऊपर एक्ट करती है तो क्या होता है, वो आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इन द सेम वे जब आपके ये माइक्रोब्स ह्यूमन वेस्ट के ऊपर एक्ट करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो बिगर पार्ट से बिगर फॉर्म से ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर फॉर्म्स में आ जाते हैं, एसेंशियल फॉर्म्स में आ जाता है, जिससे वो बाद में आपके यूज़ हो सके। ये आपकी एज अ मैन्योर फिर आपके यूज़ हो जाते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग ये आपका जो टॉयलेट्स है सबसे ज़्यादा इसमें पानी की बचत है और कॉस्ट की बचत है। आप लोगों ने 6th में बेटा वर्मी कंपोस्टिंग डिटेल में डिस्कस की हुई है, पढ़ी हुई है। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या है, जो आपको उसमें जो आपका मैन्यूर्स कैसे बनते हैं जिसके ऊपर आप अर्थवॉर्म्स काम करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट टॉयलेट्स में क्या होता है, जो अर्थवॉर्म्स हैं उन्होंने ह्यूमन एक्सक्रीटा के ऊपर काम करना है। वो जब उनके ऊपर एक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, ह्यूमन वेस्ट को वर्मी कास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, एक मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइज़र के काम तौर पे यूज़ होता है, आपकी क्रॉप्स में क्रॉप्स आप कल्टीवेट कर रहे हो उसमें आपने देखा होगा लोग जो डालते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं। तो ये जो आपकी वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स है वो जो आपकी उसका जो पूरा जब आपका जो वेस्ट है उसके ऊपर पूरा का पूरा साइकिल चलता है और पूरा उसमें से कन्वर्ट हो जाता है, कास्ट वर्मी कास्ट बन जाती है। तो वो वर्मी कास्ट आपकी एज अ मैन्योर्स आपकी फील्ड्स में यूज़ हो जाती है। ठीक है बेटा। तो अब देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि ऑल्टरनेटिव्स क्या थे हमारे जहाँ पे सीवेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। अब हमने पढ़ना है कि सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, कि साफ़ सफाई पब्लिक प्लेसेस पे क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्यों ज़रूरी है वो हम डिस्कस करते हैं। अब जैसे मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो पब्लिक प्लेस है, जो भी कोई पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे आपकी सैनिटेशन प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो भीड़ भड़के के इलाके होते हैं, क्राउडेड प्लेसेस जहाँ पे है, वहाँ पे सैनिटेशन जो साफ़ सफाई, गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों गंदगी होती है, क्योंकि देखो जहाँ पे रश ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा होंगे, वहाँ पे वो ओपन में स्पिटिंग भी कर देते हैं। ठीक है, जो खाया वो वहाँ पे थ्रो भी कर देते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि हाँ यहाँ पे डस्टबिन हर जगह बने हुए होते हैं, वहाँ पे थ्रो करो। किसी भी जगह पे आप देखो, वहाँ पे अगर आप अपने लोकेलिटी में भी देखो, अगर कोई फंक्शन है या कुछ है तो वहाँ पे लोग को पता है सबको कि यहाँ पे आपका जो आपने खाया पिया है वेस्ट सारा यहाँ पे डस्टबिन है, यहाँ पे थ्रो करना है। बट लोग कुछ करते थे, कोई इधर उधर देखें, इधर उधर किसी ने नहीं देखा, चलो चेयर के नीचे, वो जो इधर उधर फेंकते हैं उसके कारण हमारी गंदगी फैलती है। ठीक है, ऐसे ही सेम आप किसी पब्लिक प्लेस में जाओ, जैसे आप किसी बस स्टैंड में चले जाओ, मार्केट में चले जाओ, या किसी आप रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, वहाँ पे देखो कितनी गंदी है, क्योंकि लोग इधर उधर ऐसे फेंक देते हैं, स्पिटिंग ऐसे ही कर देते हैं। सो इन जगहों पे जो मैंने आपको पब्लिक प्लेसेस बताई हैं, वहाँ पे जबकि प्रॉपर सैनिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे हर टाइम जो है सैनिटेशन वर्कर्स अपना सफाई करते रहते हैं, क्लीन करते रहते हैं, ताकि वहाँ पे हाइजीन रहे, साफ़ सुथरा रहे, गंदगी ना फैले, कोई बीमारी ना फैले। बट ये काम सिर्फ हमारे जो है सैनिटेशन वर्कर्स का नहीं है, ये जनरल पब्लिक का भी है। तो कॉमन पीपल को भी कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए। दे शुड फॉलो सर्टन रूल्स, सर्टन गाइडलाइंस कि हमें ऐसे करना चाहिए।
जैसे देखो अभी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैंपेन चलाया था स्वच्छ भारत अभियान। तो उन्होंने ये कैंपेन चलाया था, वो बेसिकली उन्होंने किस लिए किया था, उन्होंने कि आप अपने सराउंडिंग्स को सारा एकदम से क्लीन रखो, क्योंकि क्लीन रखोगे तो बीमारी नहीं फैलेगी। ठीक है, तो उनमें देखो अब जैसे अब है, इसीलिए इस चीज़ों में क्या है कि आपको डस्टबिन हर जगह पे, पब्लिक प्लेसेस पे जगह जगह पे पड़े कि आप अपना जो भी आपका आप खा रहे हो, रैपर्स है, कुछ भी है खाते हो, तो उसका जो आपका वेस्ट जो आपका होता है, आप ऐसे सड़क पे, रोड साइड कहीं पे भी थ्रो नहीं करो, उसको डस्टबिन में थ्रो करो। ठीक है, अगर और किसी पब्लिक प्लेस पे आप स्पिट नहीं करो, उसके लिए जो स्पेशल बिन्स बने होते हैं, स्पिटिंग बिन बना हुआ है, या आपका वो आपके गार्बेज को थ्रो करने के लिए आपका बिन्स बने हुए हैं, उनके उसके ऊपर मार्क्स भी लगे हुए हैं, ये चीज़ इसके लिए है, तो उनमें करो वो काम। ऑल्सो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें, ठीक है, हमें अगर हम किसी को देखते भी हैं कि कोई ऐसे कर रहा था, आप उसको समझाओ, आप उसको एजुकेट करो कि नहीं भाई, साफ़ सफाई पब्लिक प्लेसेस की बहुत ज़रूरी है, आप ऐसे गंद नहीं डालो। ठीक है, सो अगर हमारी सैनिटेशन अच्छी होगी तो बीमारियां भी कम होंगी। All about today's video. If you find any difficulty, give your feedback in the comment box. Thanks for watching.